इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 11 रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं। हम नॉर्मली सांस लेना और सांस छोड़ना, इसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। सांस लेना मतलब इनहेलेशन और सांस छोड़ना मतलब एक्सहेलेशन। और ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक पार्ट होता है। जब हम इनहेल करते हैं तो मेनली ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उसका यूज़ हमारी बॉडी में एनर्जी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और उसी एनर्जी से हमारे सेल का फंक्शन होता है। मतलब हमने जो खाना खाया और जो ऑक्सीजन इनहेल की, उन दोनों के रिएक्शन से एनर्जी बनती है। तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा है कि रेस्पिरेटरी के प्रोसेस के द्वारा डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी रिलीज़ होती है। इस प्रोसेस में डाइजेस्टेड फूड के न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ये प्रोसेस बॉडी सेल्स के अंदर होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। मतलब डाइजेस्टेड फूड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एनर्जी रिलीज़ करता है, और इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीजन का इनटेक और फिर ऑक्सीजन का फूड से रिएक्शन होकर एनर्जी रिलीज़ होना और वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एलिमिनेट करना रेस्पिरेशन प्रोसेस में होता है। रेस्पिरेशन के दो मेन प्रोसेसेस हैं, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग और दूसरा इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन। तो पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। इसमें एयर को, मतलब एयर जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, उसे इनहेल करते हैं, और एयर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है उसे एक्सहेल करते हैं। मतलब ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर निकालते हैं। और अब इंटरनल रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन बॉडी सेल्स में होता है। इसमें ऑक्सीजन का यूज़ करके फूड को ब्रेक करके एनर्जी रिलीज़ होती है। एक्चुअली रेस्पिरेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक होकर एनर्जी रिलीज़ करते हैं। हम रेस्पिरेशन में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसे देख सकते हैं। इक्वेशन C6H12O6 प्लस 6O2 एरो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। C6H12O6 मतलब ग्लूकोज प्लस 6O2 मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ, और रिएक्शन के बाद 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और 6H2O मतलब वाटर और एनर्जी बनाता है। तो अब हम प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है ये पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, हमें मालूम है कि प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो प्लांट्स भी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, यानी कि इनटेक करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। पर प्लांट्स के पास ब्रीदिंग के लिए कोई ऑर्गन नहीं होते हैं, यानी कि नहीं है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज छोटे छोटे पोर्स के द्वारा होता है। इन छोटे छोटे पोर्स को स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा लीव्स और स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा और उसके गार्ड सेल्स और दूसरे सेल्स, इन सभी को स्टोमेटल apparatus कहते हैं। ये फिगर 11.1 में दिख रहा है, जहाँ गैसेस का एक्सचेंज होता है। गार्ड सेल्स का फैलना और सिकुड़ना, मतलब जब गार्ड सेल्स में मॉइस्चर होता है तो गार्ड सेल्स फैल जाते हैं, और जब गार्ड सेल से मॉइस्चर कम हो जाता है तो गार्ड सेल सिकुड़ जाते हैं। गार्ड सेल्स में मॉइस्चर होता है तो गार्ड सेल्स फैल जाते हैं, और जब गार्ड सेल्स में मॉइस्चर कम हो जाता है तो गार्ड सेल्स सिकुड़ जाते हैं। मतलब फैलने से गार्ड सेल्स पोर्स को ओपन कर देते हैं और सिकुड़ने पर पोर्स को क्लोज कर देते हैं। प्लांट्स में गैसेस का एक्सचेंज एनिमल्स के कंपेयर में धीरे होता है। रेस्पिरेशन के समय जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसमें से कुछ एनर्जी ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं, और बाकी बची हुई एनर्जी लॉस्ट हो जाती है हीट के रूप में। और रेस्पिरेशन के समय जो कार्बन डाइऑक्साइड और हीट एनर्जी रिलीज़ होती है उसे एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 में बता सकते हैं। एक्टिविटी 1, इस एक्टिविटी में रेस्पिरेशन के समय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, ये बताएंगे, यानी ये बताया है। हमें कुछ मटर के सीड्स को पूरी रात पानी में सोक करना है, फिर सुबह मटर पानी से निकाल लो और मटर में नमी बना के रखो जब तक
ये जर्मिनेट यानी अंकुरित ना हो जाएं। उसके बाद फिगर 11.3 के अनुसार अपैरेटस को अरेंज करना है। सक्शन पंप की हेल्प से अपैरेटस की एयर को बाहर निकाल लेना है। अब एयर को ट्यूब ए से पास कराएंगे और टेस्ट ट्यूब ए में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH होने के कारण एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेगा और फिर टेस्ट ट्यूब ए की एयर को टेस्ट ट्यूब बी से पास करेंगे जिसमें लाइम वाटर है, और लाइम वाटर मिल्की नहीं हुआ एयर के पास होने पर। मतलब एयर में CO2 प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड एयर में होती तो लाइम वाटर तो मिल्की हो जाता। इससे यह समझ आता है, यानी कि इससे ये समझ आता है कि एयर में CO2 प्रेजेंस नहीं है। फिर ये एयर टेस्ट ट्यूब बी से मटर वाले अपैरेटस में भेजेंगे। फिर मटर वाले अपैरेटस से पास होकर एयर टेस्ट ट्यूब सी में जाएगी तो टेस्ट ट्यूब सी का लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। और मिल्की होना बताता है कि मटर में जो रेस्पिरेशन हुआ उसके कारण CO2 बनी और टेस्ट ट्यूब सी का लाइम वाटर मिल्की हो गया। अब कुछ बीन सीड्स को पूरी रात पानी में भिगो के रखो, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग बीन सीड्स को पानी से निकाल कर रखो, उसमें मॉइस्चर बना रहे, ये ध्यान रखना है। जब वे जर्मिनेट ना हो जाएं, अब आधे बीन सीड्स को बॉईल कर लो ताकि सीड्स को थर्मोस फ्लास्क बी में रखना है और जर्मिनेटेड सीड्स को थर्मोफ्लास्क ए में रखना है। वूल को मॉइस्ट यानी गीला करके लगा देना है जैसा कि फिगर 11.4 में दिख रहा है, और दोनों फ्लास्क के माउथ में कॉटन वूल को मॉइस्ट यानी गीला करके लगा देना है जैसा कि फिगर 11.4 में दिख रहा है। अब स्टार्टिंग में थर्मोफ्लास्क का टेम्परेचर चेक करो, दोनों फ्लास्क का। अब सप्ताह के हर एक दिन टेम्परेचर मेजर करो और ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है। हम देखेंगे कि फ्लास्क ए का टेम्परेचर बढ़ रहा है और फ्लास्क बी में टेम्परेचर नहीं बढ़ा, तो हम कह सकते हैं कि सीड्स के जर्मिनेशन के समय हीट एनर्जी रिलीज हुई, पर बॉइल्ड सीड्स जिसमें जर्मिनेशन नहीं हो रहा था वहाँ टेम्परेचर नहीं बढ़ा, तो हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन के समय हीट एनर्जी रिलीज होती है। अब हम देखेंगे कि प्लांट्स के रूट सेल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। रूट सेल्स को भी हीट जनरेट करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ये ऑक्सीजन रूट सेल्स को सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर होती है उससे मिलती है। इसलिए हम पॉटेड प्लांट्स मतलब गमले में लगे प्लांट्स को ज़्यादा पानी नहीं भरना चाहिए, नहीं तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच की एयर की जो जगह है वहाँ पे पानी भर जाता है और रूट सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसके कारण प्लांट्स की ग्रोथ पर असर होता है। जैसे कि मैंग्रोव ट्रीज जो स्वैम्पी एरियाज़ में होते हैं उन्हें सॉइल से एयर नहीं मिल पाती क्योंकि वहाँ वाटर लॉक्ड होता है। इसलिए मैंग्रोव ट्रीज़ के पास एरियल रूट्स होती हैं ताकि वे एयर ले सकें। ये हम फिगर 11.2 में देख सकते हैं। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों ही दिन में होते हैं, तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, मतलब रेस्पिरेशन के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए उससे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ होती है फोटोसिंथेसिस में। इसलिए दिन में प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज़ और कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं। हालांकि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, सिर्फ रेस्पिरेशन होता है रात में। इसका मतलब प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं रात में। हमने देखा कि प्लांट्स का रेस्पिरेशन कैसे होता है। अब एनिमल्स में रेस्पिरेशन बढ़ेंगे। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, हमें मालूम है कि अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं। ये हम फिगर 11.5 में भी देख सकते हैं कि स्किन या सेल मेम्ब्रेन के द्वारा भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन के द्वारा गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन होता है गैसेस का। डिफ्यूजन का मतलब
ऑर्गेनिज्म की बॉडी में CO2 ज़्यादा है, इसलिए वह मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ जाएगी और ऑक्सीजन की बॉडी में कमी है, इसलिए ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाएगी, क्योंकि डिफ्यूजन में गैसेस हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो होती है। उसी तरह से हाइड्रा और अर्थवॉर्म में मॉइस्ट आउटर सरफेस के थ्रू डिफ्यूजन के द्वारा गैसेस एक्सचेंज होती हैं। इंसेक्ट्स जैसे कॉकरोचेस, ग्रास हॉपर्स एक्सेट्रा के पास उनकी बॉडी में ओपनिंग होती है जिसे स्पाइरकल्स कहते हैं। इस ओपनिंग के थ्रू एयर बॉडी में एंटर होती है। ट्रैकिया जो रेस्पिरेटरी ट्यूब के उसके थ्रू बॉडी के सारे पार्ट तक एयर पहुंचती है। ट्रैकिया की ब्रांचेस भी हैं जिसे ट्रैक्यूल्स कहते हैं। अब हम गिल्स के द्वारा कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ये पढ़ेंगे। फिशेस गिल्स का यूज़ करके गैसेस एक्सचेंज करती हैं। गिल्स फिलामेंट से बनी हैं जिसमें थिन ब्लड वेन्स जिसे कैपिलरीज कहते हैं उन्हें यानी कि उसकी सप्लाई होती है। मतलब गिल्स फिलामेंट से बना है और फिलामेंट में कैपिलरीज होती हैं। जैसे ही पानी गिल्स से एंटर होता है तो कैपिलरीज का ब्लड पानी की ऑक्सीजन अब्सॉर्ब कर लेता है और वॉल्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देता है। कुछ एनिमल्स लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, वो देखते हैं। टैडपोल मतलब फ्रॉग का छोटा बच्चा। तो जब फ्रॉग टैडपोल रहता है तब तक उसके पास गिल्स होते हैं और जैसे टैडपोल फ्रॉग बनता है तो ये गिल्स एयर बैग्स में डेवलप हो जाते हैं। एयर बैग्स मतलब लंग्स थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। फ्रॉग्स के पास लंग्स हैं पर फ्रॉग्स अपनी मॉइस्ट स्किन से भी ब्रीथ कर सकते हैं जैसे कि अर्थवॉर्म करते हैं, इसलिए फ्रॉग्स पानी में और लैंड दोनों में रह सकते हैं। बर्ड्स और मैमल्स के पास भी हाईली डेवलप्ड लंग्स होते हैं गैसेस एक्सचेंज करने के लिए। यहाँ एक्टिविटी 3 दी है जिसमें टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी में लाइम वाटर भरा है। ए टेस्ट ट्यूब में वायर गॉज लगा है, उस पर एक बीटल यानी कीड़ा रख दिया, फिर दोनों टेस्ट ट्यूब को एयर टाइट कर दिया कॉर्क से। 12 घंटों के बाद टेस्ट ट्यूब ए का लाइम वाटर मिल्की हो गया। तो हम कह सकते हैं एनिमल्स CO2 रिलीज़ करते हैं। आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे।